नमस्कार। जय वैश्य समाज। मैं राजेश कुमार वैश्य समाज को लेकर के हमारे भाग 2 में जो पिछले बातों से कुछ चीज़ें रह गई थी उसे आज इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, आपके सामने इस पक्ष को रखेंगे। पिछले दौरान जो हम लोगों ने बातचीत किया उसमें तो एक चीज़ तय की कि वैश्य समाज कौन है, उनकी स्थिति क्या है और वो कहाँ रहते हैं। तो इस चीज़ों में एक छोटा सा ब्रीफ कर दूं कि वैश्य समाज हमारी वर्ण व्यवस्था का एक रूप है। जो 4 वर्ण व्यवस्था हमारे वेदों में बटे हैं, वेद इसको नहीं कह सकते, इनको जो हम लोगों का जो सामाजिक समीकरण जब बनना शुरू हुआ तो 4 वर्गों में समाज को बांटा गया। एक वो जो देश की रक्षा, राज्य की रक्षा में लगेगा, दूसरा जो शिक्षा व्यवस्था को देखेगा, एक काम व्यवस्था को देखेगा और एक आर्थिक व्यवस्था को देखेगा। तो आर्थिक व्यवस्था देखने की जिम्मेवारी किन्हें रही? वैश्य समाज को। तो वैश्य समाज ने इस धर्म का निर्वहन करते हुए राज्य को और देश को चलाने के लिए उन्होंने अपनी जो शक्ति लगा सकती थी किया। उससे फायदा क्या थे, काम क्या करते थे, ये तो क्लियर है कि वो व्यापार करते थे, क्योंकि उस समय व्यापार ही इनकम का एक जरिया था। और राज्य में था कि वो कर व्यवस्था लगाती थी, जो आज भी है कि वो कर से अपने देश को चलाती है, लेकिन कर आने के लिए जो शक्ति चाहिए वो हमारा व्यापार से आता था और व्यापार वह समाज के लोग ही करते थे। हालांकि बाद में ये व्यवस्था थोड़ी सी बदली है, अब सभी सर्व समाज के लोग अब काफ़ी समय से इस कार्य को कर रहे हैं, लेकिन पहले की जो अनादिकाल से जो व्यवस्था थी वो यही थी और ये बहुत अच्छा और लंबा अंतराल है। ये व्यापार जब करते थे तो इससे एक तो आर्थिक होती थी, दूसरी नौकरी उत्पन्न होता था जिससे अन्य लोगों की कमाई का जरिया बनता था, और तीसरा जब नौकरी होगी, इनकम होगा, तो उनकी लाइफस्टाइल, उनको जीने का ढंग भी बेहतर तरीके से बनेगा। किसानी भी थी, किसान एक अलग व्यवस्था में थी। तो मेरा ये कहना है कि जब वर्ण व्यवस्था ये बनी और इस पे वैश्य समाज के लोगों को इस कसौटी पे खड़ा रखा, तो इस कसौटी पे खड़ा ये समाज लगभग सही तरीके से और निर्द्वंद तरीके से उतरा। अब इसमें एक चीज आती है कि क्या वैश्य समाज जो अपनी वर्ण व्यवस्था के अधीन रहा, क्या वो आज भी उसी स्थिति को है? दूसरी ये है कि वैश्य समाज में जो आजकल सुनने को मिल रहा है कि इतनी सारी प्रजातियां हैं, वो क्या है? तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। वैश्य व्यापार हर तरीके से करते थे, जैसे सोना बेचना हो, लकड़ी बेचना हो, लोहा बेचना हो, मिट्टी बेचना हो, फूल बेचना हो, अनाज बेचना हो, तेल बेचना हो। इस तरह से अलग अलग कार्यों को वैश्य समाजों ने किया। जितनी भी संभावनाएं व्यापार में तलाशी जा सकती थी, इस समाज ने उसको किया। ये भी लोग कह सकते हैं वो तो अपने इनकम के लिए किया, नहीं, ये तो सभी को छूट थी, लेकिन ये दायित्व कुछ लोगों को दिया गया, कुछ एक वन व्यवसायिक समुदाय को दिया गया कि आप इस व्यवस्था को पूरी तरीके से देखेंगे। हुआ क्या इसका नतीजा? बाद में जो थोड़ी मनुस्मृति बनी, मनुस्मृति जो बनाई गई, उसमें ये चीजें उन लोगों ने धीरे धीरे समाज के मन में डालना शुरू किया कि आप सोना बेचते हो तो आप सुनार हो, और ये आपकी एक जाति हो गई कि आप एक सुनार जाति हो। अगर आप लकड़ी बेचते हो तो आप बढ़ई हो, आप बढ़ई जाति से हो जाते हो। आप पान बेचते हो तो आप तमोली, चौरसिया। अगर आप फूल बेचते हो तो आप माली हो। तो इस तरीके से कर्मों के आधार पर उनकी जातियां बनाई गई, और ये जातियां इस वजह से बनाई गई क्योंकि 1914 की जो जनगणना हुई थी, 1914-1933 के आसपास जो जनगणना हुई है अंग्रेजों का, जिसमें उन्होंने जातियों का वर्णन किया, वो यही था। जबकि हमारे वेद शास्त्र में और हमारे पुराणों में ये तय था कि ये हमारी वर्ण व्यवस्था है और सारे हमारे हिंदू साम्राज्य के, हिंदू सनातनी धर्म के अंग हैं। और उसके बाद
जो बड़ा कार्य करता था उनको ज़्यादा इज्जत, जो छोटा कार्य करता था उनको छोटी इज्जत दे करके उन लोगों ने एक द्वंद्व पैदा किया। वैश्य समाज के सभी लोग इसके शिकार भी हुए। जो ज़्यादा बड़ा कार्य को कर गया उसको ज़्यादा प्रतिष्ठा मिल गई, जो कम कार्य को किया वो कम कार्य को, वो उसकी प्रतिष्ठा कम हो गई समाज में और उनको उस हीन भावना का शिकार होना पड़ा। इनमें हम सबों का दोष है। लेकिन समय जो इतनी उपजातियों को जन्म दे चुकी थी, वो उपजातियों को हम सभी लोग मिल करके अब वापस एक प्लेटफॉर्म, एक जगह एकत्रित होकर के इस वर्ण व्यवस्था का सही कल्याण हो सके, हम लोग इस पे कार्य को करना चाहते हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि भाई इसमें कर्मों के अनुसार से जातियां बांटी गई। जातियां कितनी? लगभग 56 उपजातियां वैश्य की कर्मों के अनुसार से बनी। ये 56 उपजातियां अलग अलग कार्यों को करते हुए अपने एक अलग जातीय व्यवस्था को शेप दिया या दिलवाया गया, ये बारे में सारे समाज को पता है और इसमें सबका योगदान है। चाहे वो क्षत्रिय वैश्य समाज हो, चाहे वो ब्राह्मण वैश्य समाज हो, क्योंकि ये दोनों ही समाज और राज्य का नेतृत्व कर रहे थे, तो ये सारी चीजें इन्हीं के दामोदार पे थी जिन्होंने इस चीजों को हवा भी दी। चलिए, हमें इस चीजों का कोई गम नहीं है, क्योंकि हम लोगों के पास जितनी शिक्षा थी उस हिसाब से लोगों ने, और जो शिक्षा का नेतृत्व कर रहे थे उन्होंने हमारे मन में जो चीजें बैठाई वो धीरे धीरे बढ़ती गई। इस समाज को एक और रूप दिया गया कि आप केवल आर्थिक के लिए ही जिम्मेदार हैं। यानी अगर देश पे, राज्य पे अगर कोई विकट स्थिति उत्पन्न हो जाए तो आपको इसमें अपनी भूमिका लड़ करके नहीं निभानी। केवल आप धन मात्र ही उपार्जन के उपाय लगाएंगे। आप धन देंगे, हम लोग लड़ेंगे। किसी भी कीमत पे, किसी भी स्थिति में आप अपने कर्मों से विमुख नहीं होंगे। और ये तकरीबन हजारों हजार साल का ये परिकल्पना इस समाज को दिया गया, जो आज इनके डीएनए में बैठ गई है। किसी भी परिस्थिति आ जाए, अब एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूं कि एक राजा ने दूसरे राज्य पे अटैक किया। उनकी सेना कमजोर थी, एक की सेना मजबूत थी। लेकिन जिनकी कमजोर थी, क्या उस राज्य में क्षत्रिय वंश के अलावा कोई और वर्ण व्यवस्था इस युद्ध में भाग नहीं ले सकती थी क्या? उन्होंने रिटेलिएट करना, सही के साथ अपने राज्य और देश के साथ खड़े होने में भी एक कुरीतियों का मतलब आप विस्तार हुआ इसमें, उसको मतलब समाज को फीड किया गया कि केवल कमाई करेंगे, आप लड़ाई नहीं करेंगे। हमारा देश और राज्य किसी भी स्थिति में हो, आपका काम है केवल कमाना और टैक्स देना, जो आज तक देते हैं। इसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ा, क्योंकि ये वर्ण व्यवस्था भी सक्षम थी, क्योंकि ये उसी सनातन वर्ण व्यवस्था का ये रूप था जिससे क्षत्रियों के लिए अलग कार्य को निर्धारित किया, ब्राह्मणों के लिए अलग कार्य को निर्धारित किया, शूद्र के लिए अलग कार्य को निर्धारित किया और वैश्यों के लिए अलग कार्य को निर्धारित किया। हमें इस बात को बखूबी समझना होगा और हमें लगता है कि हम काफी दिनों से, काफी वर्षों से इस चीजों को समझ रहे हैं। हमें हर क्षेत्र में आना था। उसी जब देश आजाद हुआ और फिर ये वर्ण व्यवस्था का जो समीकरण था वो पूरी तरह से ध्वस्त होने के कगार पर था। फिर नई एक व्यवस्था बन रही थी जिसमें सब लोगों ने, सब समाज के वर्णों ने, चूंकि तब तक जातियां का विकराल रूप ले चुकी थी, तो लोगों को जिसमें अपनी सर्वाइविंग जहां भी लगी वो लोग उस कार्य को करने लगे। क्योंकि तब लड़ने के लिए ये अंग्रेजों के टाइम से शुरू हो गया था कि जो वर्ण व्यवस्था है वो बदली थी। और अंग्रेजों के काल से, शुरू से नहीं, बहुत बाद वर्षों में जब अंग्रेजों ने पूरी तरह से भारतवर्ष पे कब्जा कर लिया। लेकिन तब वर्ण व्यवस्था ना होकर के तब ऊंच नीच की जातियां का
समागम शुरू हुआ, तब ये वर्ण व्यवस्था थोड़ी सी ध्वस्त हुई। वो वर्ण व्यवस्था ध्वस्त होने के बाद कोई भी समाज वर्ण व्यवस्था के लोग किसी भी कार्य को कर सकते थे, यानी शूद्र क्षत्रिय का काम यानी कि लड़ाई में शामिल होना, देश आज़ादी में कार्य करना और एक स्वतंत्रता सेनानी बनना, ये कर सकते थे। ये कार्य ब्राह्मण भी कर रहे थे, यही काम वैश्य ने भी करना शुरू किया, यही काम फिर क्षत्रिय भी कर रहे थे। तो तब क्या है कि ये वर्ण व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई और एक नई व्यवस्था का जन्म हुआ। लेकिन चूंकि ये सदियों पुराना व्यवस्था है, तो जातीय के रूप में ये अलग अलग तरीके से विकराल रूप लेने लगी। और विकराल रूप लेने का कारण भी रहा कि समय के साथ जिनको जो सत्ता मिली वो उस तरीके से अपनी आचरण को स्थापित किया। और सत्ता लोग सभी को संभाल नहीं सकते हैं, सभी लोग संभाल नहीं सकते हैं कि सभी लोग उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि जिन्हें पावर मिलती है वो उस पावर में चूर होने लगते हैं। तो आप इस चीजों से भी समझिए इस बात को। देश आजाद होने के बाद जब ये वर्ण व्यवस्था टूटी, एक नया वर्ण व्यवस्था, एक नए साम्राज्य का जब स्थापना हुआ, हर लोग हर कार्य को जब करने लगे, लेकिन सदियों पुराना जाति का जो कुरीति थी वो अभी भी इस देश में है। हमारे सारे 56 उपजातियां अलग अलग रूप में, अलग अलग बिखराव के रूप में कार्य कर रहे हैं, और इसमें सारे राजनेताओं का फिर उसके बाद योगदान शुरू हुआ। उन्हें जातियों को अलग अलग तरीके से बांटा। एग्जाम्पल के लिए मैं कह रहा हूँ कि जब वर्ण मतलब कि जब जातियाँ व्यवस्था बनी तो उन्हें वैश्यों को भी अलग अलग खंडित करना शुरू किया, क्योंकि जान रहे थे कि ये इनकी राशि सहयोग के बिना हम लोग चुनाव को लड़ नहीं पाएंगे। हालांकि कुछ समय बाद ये भी थोड़ी बहुत बदलाव में आई, लेकिन जो भी पुरानी सत्ताधार पार्टियां हैं उन सब लोगों का वैश्य के ऊपर ही विश्वास को लेकर के इन लोगों ने अपने अपने अस्तित्व को बनाया। लेकिन अस्तित्व की खतरे किस पे आ गए? इस वैश्य वर्ण व्यवस्था पर, जिनको अलग अलग जातियों में कंफ्यूज करके इस चीजों को किया गया। आप इस दर्द को नहीं महसूस कर पाएंगे कि जो वर्ण व्यवस्था का परिवर्तन हुआ उसमें कुछ लोगों ने तो आगे अग्रिम भूमिका निभाई, पर कुछ लोगों को बहुत ही नीचे और बहुत ही दर्द के साथ उन्हें जीना पड़ा। उसमें से एक वैश्य समाज की वर्ण व्यवस्था थी। ये हमारे पूरे वर्ण व्यवस्था का एक सकारात्मक पक्ष रहा। इसी के साथ हम लोग फिर अगले अंक में इसकी अगली स्थिति के साथ, इसके अगले भाग में हम लोग कुछ और विषयों पर वैश्य समाज के लोगों का चर्चा करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।